हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 के अध्याय 4 को, जिसका शीर्षक है पदार्थ, धातु और अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। सारणी 4.1 पदार्थों की दिखावट और कठोरता। वस्तु और पदार्थ, दिखावट और कठोरता। आयरन आयरन का दिखावट कैसा होता है, यहाँ पर लिखना है। कठोरता क्या होता है, वो कोयला का, सल्फर का, एल्युमिनियम का और कॉपर का, और डॉट 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 मतलब और भी हमें बनाना है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि किसी भी धातुओं या फिर वस्तुओं को हम उनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। और चमक और कठोरता जो होता है वो क्या होता है, भौतिक गुण होता है। फिर है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि धातु के टुकड़े को अगर हम पीटते हैं तो वो चादर की जैसा फैल जाता है या लंबा हो जाता है, लेकिन वहीं अगर हम कोयले के टुकड़े को पीटेंगे तो वह क्या हो जाएगा, टूटकर चूर हो जाएगा। आइए जाने क्रियाकलाप 4.1। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचा ले। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड करिए। यहाँ पर 4.2 में हम रिकॉर्ड करेंगे कि क्या होता है। तो लोहे की कील को जब पीटेंगे तो लोहे की कील हल्का चपटा हो जाएगी। कोयले का टुकड़ा को पीटेंगे तो वह टूटकर चूर भी हो सकता है। एल्युमिनियम की तार को अगर हम पीटेंगे तो तार जो है वो चपटा चपटा होकर के लंबा हल्का हो जाएगी। पेंसिल लेड को अगर हम पीटेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह भी चूर हो जाएगा। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ, आप स- आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्युमिनियम पन्नी पर्निका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो आघात वर्धनीयता क्या है? तो धातुओं का वैसा गुण जिससे कि जब उन्हें पीट करके हम शीट में परिवर्तित कर देते हैं तो यही उनका आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? तो कोयला तो धातु नहीं है। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है? क्यों? आइए जानें। तो पेचकस का जो हत्था होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्रियाकलाप 4.2। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है? चित्र 4.2। आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए।
पदार्थों की वैद्युत चालकता, लोहे की छड़ और कील जो है वो सुचालक है। गंधक 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 जो है वो ये भी कुचालक है, गंधक। और कोयला तो बिल्कुल ही कुचालक है, और तांबे की तार सुचालक है। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक, जी हाँ, गंधक कुचालक है। गंधक और कोयला कुचालक है। ओह, आपने अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। यहाँ पर बताया गया है कि धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। आप एल्युमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? जी नहीं, निश्चित रूप से नहीं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की सीट अथवा प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं, तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? तो जी हाँ, जिसमें अधिक ध्वनि गूंजेगी वह डिब्बा जो है वो धातु का बना है, और लकड़ी के डिब्बे में अधिक ध्वनि नहीं आएगी। क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। तो ध्वनिक क्या है? तो गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले वस्तुएं जो है वो ध्वनिक कहलाते हैं, अथवा अर्थात धातु जो है वो ध्वनिक है। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। तो धातु किन्हें कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जिनमें कठोरता हो, जो चमकीले हों, जो आघातवर्धी हों, तन्य हों और जो ध्वनिक हों और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हों, उन्हें हम उन पदार्थों को हम धातु कहते हैं। धातुओं के उदाहरण क्या क्या हैं? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं, अर्थात ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। तो अधातु अधातु किन्हें हम कहते हैं, किन पदार्थों को? तो वैसे पदार्थ जो नरम होते हैं, जो दिखने में मलिन होते हैं और जो हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं और जो ध्वनिक नहीं होते हैं, साथ में ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होते हैं, वैसे पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं क्या क्या? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आगे भी हम लोगों को बहुत काम करता है। सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो धातु हैं जो नरम होते हैं, इतने नरम होते हैं कि उन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी अर्थात पारा। पारा क्या होता है? मरकरी, जो हमारे घरों में लगा रहता है एलईडी बल्ब, उसमें मरकरी रहता है। और मरकरी का और बहुत जगह हम क्या पाते हैं, यूज पाते हैं। तो मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब क्वेश्चन आएगा कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो हमारा जवाब होगा मरकरी अर्थात पारा। ये अपवाद है, ये सब क्या है? अपवाद हैं। फिर है 4.2 धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। अब हम इनके भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, अब इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ये है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन कौन करते हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। जी हाँ, तो आयरन अर्थात लोहा को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं कहीं पर भी, तो उसमें धीरे धीरे समय के साथ जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम
आम भाषा में चित्ती लगना कहते हैं। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, अर्थात Fe+O2+H2O। क्या अभिक्रिया बनेगा यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, इसे हम यहाँ लिखेंगे। क्रियाकलाप 4.3। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। आप क्या देखते हैं, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। फिर आगे है, क्या कॉपर में भी जंग लगता है। मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। तो जी हाँ, कॉपर के बर्तनों में हरे रंग का कुछ लेयर जो है वो चढ़ जाता है और जिसके कारण से उसके ऊपर में, कॉपर के बर्तन के ऊपर में हमें हरा हरा काई के जैसा दिखने लगता है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड अर्थात CuOH हॉल 2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है। अभिक्रिया किस प्रकार होता है, तो 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 मिलकर के बनाता है CuOH हॉल 2 प्लस CuCO3। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इससे हमको यह पता चलता है इन लाइनों से कि धातु जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इसलिए ये इसलिए क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करें। शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए जैसा कि चित्र 4.4a में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार कांच के गिलास में ले जाइए। चित्र 4.4 का ई। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। यहाँ पर है सल्फर चूर्ण का दहन करना है हमें। ये ढक्कन है, ढक्कन में तार लगा हुआ है। यहाँ पर लिटमस पत्रों द्वारा विलयन का हम परीक्षण कर रहे हैं कि कौन सा लाल लिटमस नीले में होता है या नीला लिटमस लाल में होता है, उसका परीक्षण। सारणी है, यहाँ पर सारणी भरना है। फिर है सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं अर्थात घुलाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल H2O मिलकर बनाते हैं सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो क्या करता है, अम्ल की प्रकृति को पहचानने का तरीका है कि जब हम अम्ल को लिटमस पत्र में, नीले लिटमस पत्र में डालते हैं तो नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः मतलब अधिकांश जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के ही होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थिति, धातु अथवा अधातु की पहचान करिए।
जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। फिर है बी, जल के साथ अभिक्रिया। अब हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है, फिर क्या बनता है। आइए देखें, धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। कुछ नोट्स है यहाँ पर। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। सोडियम जो है एक ऐसा धातु है जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो सोडियम धातु के अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे हम मिट्टी के तेल में डुबो कर ही रखते हैं। यदि यह ऑक्सीजन के संपर्क में या जल के संपर्क में आ जाए तो यह तीव्र अभिक्रिया करता है और तेजी से जलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसे हमेशा हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में ना तो ऑक्सीजन होता है और ना ही उसमें जल होता है। क्रियाकलाप 4.5 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। एक 250 ml का बीकर कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानीपूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानीपूर्वक प्रेक्षण लीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए, बीकर को छूइए। आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण करिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय? तो सोडियम की जल से अभिक्रिया जब होता है, यहाँ हमने पढ़ा था एक नॉर्मल सा अभिक्रिया, लेकिन जब जल में अभिक्रिया करते हैं तो जल में जाते ही सोडियम जल उठता है, अर्थात उसमें आग लग जाता है। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस जो है वो बहुत सक्रिय अधातु है, लेकिन वायु में रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में ही रखा जाता है। प्रश्न आएगा कि जल में रखे जाने वाले अधातु का नाम बताएं, तो हम उसमें आंसर देंगे फास्फोरस। और मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले धातु का नाम बताएं, तब हम उसमें आंसर देंगे सोडियम। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इसको पूरा करेंगे। अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे अम्लों से अभिक्रिया। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।